ओम प्रिय विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में कथेतर गद्य साहित्य के अंतर्गत निबंध साहित्य में भौ निबंध है जो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित है। उस निबंध को पढ़ने से पूर्व हमें प्रताप नारायण मिश्र के व्यक्तित्व और कृतित्व को समझ लेना चाहिए। आइए हम प्रताप नारायण मिश्र को समझते हैं। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु के आदर्शों पर चलने वाले उस युग की एक विशिष्ट विभूति है। उनके संबंध में बाल मुकुंद गुप्त ने कहा है कि हिंदी साहित्य के आकाश में हरिश्चंद्र के उदय होने के थोड़े ही दिन पश्चात एक ऐसा चमकता हुआ तारा उदय हुआ था जिसकी चमक दमक देखकर लोग उसे दूसरा चंद्र कहने लगे थे। उस चंद्र के अस्त हो जाने के पश्चात इस तारे की ज्योति और बढ़ी। बड़े हर्ष के साथ कितनों ही के मुख से यह ध्वनि निकलने लगी कि यही उस चंद्र की जगह लेगा। पर दुख की बात है कि वैसा होने से पहले ही कुछ दिन बाद यह उज्जवल नक्षत्र भी अस्त हो गया। शिव मिश्र जी को कुल 38 वर्ष की आयु मिली थी। इस अल्प अवधि में इन्होंने हिंदी के लिए जो कुछ किया वह अविस्मरणीय है। प्रताप नारायण मिश्र कवि, निबंधकार, नाटककार, पत्रकार, अनुवादक आदि कई रूपों में हमारे सामने आते हैं। गद्य साहित्य के क्षेत्र में उनकी ख्याति उनके निबंधों के कारण है और इसके बाद क्रमशः उनके संपादक, नाटककार और अनुवादक रूप को महत्व दिया जा सकता है। यहाँ उनके निबंधकार, नाटककार रूप को हम परिचय प्राप्त नहीं करेंगे। हम उनके निबंधकार के रूप में जो प्रताप नारायण मिश्र है उस स्वरूप को हम यहाँ जानेंगे कि एक निबंधकार के रूप में मिश्र जी का व्यक्तित्व सर्वाधिक प्रखर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र जी और भट्ट जी की एक साथ चर्चा करते हुए लिखा है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था। यानी इसके बारे में हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी गद्य साहित्य का एडिसन कहा। एडिसन में बुद्धि तत्व की प्रधानता थी और स्टील में हृदय की। इस दृष्टि से भट्ट जी को एडिसन और मिश्र जी को स्टील के समकक्ष रखा जा सकता है। निश्चित ही कि भारतेंदु कालीन दोनों ही निबंधकारों की हिंदी सेवा अप्रतिम है, किंतु निबंध विधा को विषयगत वैविध्य और शैलीगत समृद्धि प्रदान करने में मिश्र जी का योगदान श्लाघ्य है, प्रशंसनीय है। मासिक पत्र का संपादक उन्होंने मासिक पत्र निकाला था, ब्राह्मण पत्रिका का वो संपादन करते थे। तो उसके नाते, संपादक के नाते उन्हें प्रतिमास अपने पत्र के लिए सामग्री जुटानी पड़ती थी। इसके लिए सबसे सुगम था किसी भी विषय को लेकर विचार करना और उसके माध्यम से अपनी बात पाठक तक पहुंचाना। मिश्र जी के निबंध इसी क्रम में लिखे गए हैं। निरंतर नए विषयों पर विचार करना उनकी विवशता थी, आप ये भी कह सकते हैं, किंतु उनके निबंधों को पढ़कर यह नहीं लगता कि वे किसी प्रकार की विवशता की उपज है। मिश्र जी किसी भी विषय को लेकर अपनी बात कह सकते थे। कभी वे मुछ, भौं, दांत, पेट जैसे शारीरिक अंगों को लेकर विचार करते हैं। कभी दा, टा, ता जैसे वर्णमाला के अक्षरों को लेकर। कभी वे फूटी सहे आजी न सहे, घूरे के लता बिने कनातन का डोले बांधे, मरे का मारे साहमदार, अष्ट कपारी दारिद्री जहाँ जाए तहाँ सिद्धि, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं जैसी लोकोक्तियों और कहावतों को अपने विचार का विषय बनाते हैं। कभी टेढ़ जाने शंका सब काहू, ऊंच निवास नीच कर तूती, कलिमह केवल नाम प्रभाव आदि तुलसी द्वारा प्रयुक्त सूक्तियों को
संस्कृत की सहस्त्रों सूक्तियाँ उनको कंठस्थ थी। इसलिए मुनिनाम च मति भ्रमः अहाह कष्टम पंडिता तविधे मूला नास्ति कुतः शाखा सर्वसंग्रह कर्तव्यम कह काले फलदायक जैसी सूक्तियों को वे अपने निबंधों का विषय बना लेते हैं। बेगार, रिश्वत, देशोन्नति, देशी कपड़ा, बाल शिक्षा, धर्म और मत, हमारी आवश्यकता, ग्रामों के साथ हमारा कर्तव्य, देव मंदिरों के प्रति हमारा कर्तव्य, गंगा जी की स्थिति, दशावतार, उन्नति की धूम, बाल्य विवाह, प्रहलाद चरित्र, अपव्यय, विलायत यात्रा, गोरक्षा, नवपंथी और सनातनचारी और शैव सर्वस्व जैसे शीर्षक देकर आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा देशभक्ति जैसे विषयों का सीधा प्रतिपादन भी मिश्र जी ने किया है। किंतु यहाँ भी उनकी प्रतिपादन शैली स्वच्छंद है। अब प्रतिपादन शैली उनकी स्वच्छंद है। देश उन्नति शीर्षक निबंध का आरंभ मिश्र जी मुसलमानों के आने से पहले मुक्ति के सस्ती होने की बात से करते हैं और पूरा एक पैरा धर्मशास्त्रों से मुक्ति के सस्ती होने के उदाहरण देने के बाद कहते हैं, ठीक मुक्ति ही किसी दशा आजकल देशोन्नति की देख पड़ती है। वास्तविकता तो यह है कि मिश्र जी के निबंधों का विषयगत वर्गीकरण किया ही नहीं जा सकता। शीर्षक को देखकर यह अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि उसमें कहा क्या गया है। उदाहरण के लिए मिश्र जी ने एक निबंध का शीर्षक रखा था एक। इसका आरंभ करते हुए कहते हैं, इस अनेक रूपात्मक विश्व का कर्ता, धर्ता, हर्ता परमेश्वर एक है। उसके मिलने का मार्ग प्रेम ही केवल एक है। आदि देव श्री गणेश जी के दांत एक है। उनके शास्त्र का मूल एक है। सत्पुरुष की बात एक है। इस आरंभ को देखकर लगता है कि पूरे निबंध में वे एक संख्या की महत्ता प्रतिपादित करना चाहते हैं और करेंगे। किंतु थोड़ा आगे चलकर वे कहते हैं, एक का अनेक होना ही नाश का हेतु है। फिर वे एक से एकता पर आ जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं है जो बहुतों की एकता से न हो सके। इसके बाद उनका रास्ता साफ हो जाता है और वे अपने प्रिय विषय देश की एकता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि वह देश धन्य है जहाँ एकता की प्रतिष्ठा हो। तो इस प्रकार मिश्र जी का जो एक तरह से विचार है, वो विचार में से विचार निकालते हुए आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः यह समझा जा सकता है कि मिश्र जी ने हास्य व्यंग प्रधान शैली के लिए उपयुक्त चलते फिरते विषयों पर ही विचार किया है, किंतु यह अर्ध सत्य है। उन्होंने न्याय, सत्य, ममता, स्वतंत्रता, आत्मीयता, निर्लिप्तता जैसे अमूर्त विषयों को लेकर भी अपेक्षाकृत संयमित और गंभीर शैली में भी विचार किया है। इन अमूर्त विषयों के प्रतिपादन में विचार सूत्रों में बिखराव नहीं आने पाया है। बात नपी तुली है। सुचाल शिक्षा के अंतर्गत आने वाले निबंध इसी प्रकार के हैं। मिश्र जी की निबंध रचना पद्धति नितांत मौलिक है। निबंध का शीर्षक, आरंभ करने का ढंग, विषय का विस्तार और अंत में सब कुछ समेटते हुए केंद्रीय तत्व को विश्वसनीय और ग्राह्य बनाकर प्रस्तुत करने की शैली, सर्वत्र उनकी मौलिकता उनमें झलकती है। कहीं पाठक को संबोधित करते हुए, कहीं किसी प्रतिष्ठित ग्रंथ का कोई वाक्य उद्धृत करते हुए, कहीं किसी महापुरुष द्वारा कथित सिद्धांत वाक्य का उल्लेख करते हुए, कहीं भगवान को धन्यवाद देते हुए, कहीं किसी छंद की पंक्ति विशेष को प्रस्तुत करते हुए, कहीं सीधे शीर्षक का महत्व प्रतिपादित करते हुए, कहीं किसी साप्ताहिक या मासिक पत्र के कथन का हवाला देते हुए, कहीं शीर्षक के अनुकूल एक पूरा छंद उद्धृत करते हुए, कहीं शीर्षक की व्याख्या करते हुए, कहीं शीर्षक के उच्चारण के माधुर्य की ओर पाठक का ध्यान आकृष्ट करते हुए, कहीं शीर्षक को उपमेय बनाकर उसको उत्कर्ष देने के लिए किसी उपयुक्त उपनाम या उपमान विधान करके पाठक को प्रभावित करते हुए, कहीं किसी पुराने लेख का उल्लेख करते हुए, कहीं शीर्षक संबंधी लोक प्रचलित धारणा पर प्रश्न लगाते हुए वे अपने निबंध का आरंभ करते हैं। विषय विस्तार करने की उनकी अपनी पद्धति है। ब्राह्मण पत्र का आकार भी निबंधों के छोटे होने के कारण हो सकता है। निबंधकार के रूप में मिश्र जी की सबसे बड़ी विशेषता पाठक वर्ग के साथ उनका तादात्म्य है।
वे निबंध के आरंभ में ही पाठक वर्ग को आकृष्ट करते हैं और बीच बीच में कहीं उससे प्रश्न भी करते हैं, कहीं चुनौती देते हैं, कहीं विश्वास में लेते हुए, कहीं उसका ध्यान आकृष्ट करते हुए, कहीं निवेदन और आग्रह करते हुए अंत तक साथ रखते हैं अपने, यानी बांधे रखते हैं पाठक को। पाठकों को के साथ वे अपनी प्रतिपक्षी को भी विस्मृत नहीं करते हैं। किसी भी समस्या पर विचार करते हुए अपने मत पर स्थिर रहते हैं और प्रतिपक्षी का प्रतिवाद करते चलते हैं। उनका यह प्रतिपक्षी उनके सभी निबंधों में लक्षित किया जा सकता है। इसे हम कहीं अंग्रेजी बाज के रूप में, कहीं मतवादी के रूप में, कहीं कुतर्की के रूप में, कहीं नवपंथी के रूप में, कहीं गुप्त ठग के रूप में, कहीं रिश्वतखोर के रूप में, कहीं स्वदेशी और नागरी विरोधी के रूप में और कहीं शोषक के रूप में लक्षित कर सकते हैं। तो मिश्र जी के विषय में हमने आज मिश्र जी के निबंध कार्य के स्वरूप को जाना। ओम।